मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम यूपी मुख्य सेविका का यह प्रैक्टिस सेट है। कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और लगातार आप लोग को दिए जा रहे हैं। यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखिए, यह 15 प्रैक्टिस सेट है तो एक प्रैक्टिस सेट में कुल 100 क्वेश्चन है। मैं 25-25 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूं और पर डे 2 या 3 प्रैक्टिस सेट में आप लोग को दे दूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पूरा खत्म करिए। पूरा का पूरा अभी भी मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा तो आप भी लोग उब जाएंगे। तो इसीलिए मैं पर डे मतलब कि प्रतिदिन 2 या 3 प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो 25-25 क्वेश्चन करके। तो यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जाइए, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, उसे देखिए अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करेगा। वहाँ पर भी MCQ कराए जाते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 51 देखिएगा, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र है वह क्या है, ये आपको बताना है। तो यह है 13 से 17 वर्ष की आयु। 13 से 17 वर्ष की जो आयु है वह पूर्व किशोरावस्था के तहत आती है। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था 2 भाग में किशोरावस्था बटा रहता है। देखिए, किशोरावस्था असल में 13 से 21 वर्ष तक होता है। तो 13 से 17 तक पूर्व किशोरावस्था और 17 से 21 तक उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र है कितनी है? 13 से 17 वर्ष। मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, और पूर्व किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। आंधी व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। यह मैं आप लोग को वन लाइनर जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बताया हुआ था। आंधी व तूफान की अवस्था भी इसे कहते हैं और स्वर्ण आयु भी इसे कहते हैं। आंधी तूफान की अवस्था कहिए या फिर स्वर्ण आयु कहिए। प्रश्न 52 देखिएगा, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। और उत्तर बाल्यावस्था होता कितना है? वह आपका 12 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष तक जो होता है वह उत्तर बाल्यावस्था होता है। 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष तक होता है। और विकास की दृष्टि से इस अवस्था का बहुत ही बड़ा महत्व है। हरलाक एक नाम के मनोवैज्ञानिक थे, हरलाक। तो हरलाक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस अवस्था के बारे में कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से वयसंधि अवस्था में आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। तो कुल मिलाकर 6 से 12 वर्ष मानिए उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष। प्रश्न 53 देखिएगा, शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। तो शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है तो विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं द्वारा ही इसका होता है। तो प्रश्न 53 का ये सही है। तो देखिए, शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि जो भी परिवार, गांव, समाज, यही जो तो संस्था है। तो विभिन्न साधन एवं संस्थाओं से समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। आहारों, साधनों, इन सबसे नहीं होता है। तो विकल्प ए जो होता है वो आपका सही है। प्रश्न 54 देखिएगा, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? तो नवजात शिशु जो होता है उसे देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, ये इंद्रियां बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। लेकिन सूंघने की जो इंद्रिय होती है बहुत कम विकसित होती है। और धीरे धीरे जैसे ही उसका उम्र बढ़ता जाता है उसके सूंघने की क्षमता का भी विकास होने लगता है। तो विकल्प डी, इंद्रिय शक्ति सबसे कम विकसित होती है सूंघने की, तो विकल्प डी। प्रश्न 55 देखिएगा, शिशुओं को ग्रास्पिंग, रूटिंग और संकिंग को कहते हैं। शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और संकिंग को कहते हैं। तो प्रश्न 55 का डी सही है। एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं इसे, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। प्रश्न 56 देखिएगा, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ विकास से होता है। तो मस्तकाधोमुखी विकास का मतलब ये होता है जब शिशु जो होता है गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसका विकास कैसे होता है? तो उसका विकास जो होता है मस्तकाधोमुखी, मतलब मस्तक से पैर तक। मस्तक से सबसे पहले उसका मस्तक ही बनता है शिशु का। तो मस्तक बनता है, फिर मस्तक के आसपास गर्दन, कंधे आदि बनते हैं। उसके बाद पैर का विकास होता है, पैर या बाकी चीज़ का विकास होता है। तो सिर से पैर की ओर, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो वृद्धि के दौरान जो होता है किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता बच्चों को होती है? तो इसमें है हिस्टाडीन।
जैसे बच्चा एक साल का है, फिर 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो जैसे मान लीजिए 15 दिन का है तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो जैसे वृद्धि जो हो रही है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि के दौरान किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो हिस्टाडीन अमीनो अम्ल, जो शिशु की वृद्धि में विकास करता है, हिस्टाडीन, विकल्प सी। प्रश्न 58 देखिएगा, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो देखिए दूध में क्या डाला जाता है? तो दूध को फाड़ा जाता है तभी तो पनीर प्राप्त होता है। तो जब दूध को गर्म कर लिया जाता है, उबाल लिया जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो उसमें क्या डाला जाता है कि पनीर बनता है? तो उसमें साइट्रिक अम्ल डाला जाता है, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल, विकल्प बी। दूध को फाड़ने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नींबू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। तो कुल मिलाकर साइट्रिक अम्ल कहिए या फिर नींबू कहिए, कुल मिलाकर अगर साइट्रिक अम्ल दिया है तो साइट्रिक अम्ल ही होगा, क्योंकि साइट्रिक अम्ल जब भी डाला जाएगा तो दूध फट जाएगा। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। और दूध में या खट्टे फलों में अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। दूध नहीं है, नींबू में होता है, नींबू में। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो फलों का रस जो है शुद्ध तरल आहार है, नींबू पानी भी शुद्ध तरल आहार है, दाल का पानी भी शुद्ध तरल आहार है, लेकिन चाय जो आता है वह शुद्ध तरल आहार में नहीं आता है, विकल्प डी। प्रश्न 60 देखिएगा, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ मिलता है? फलों और सब्जियों में। तो सबसे ज़्यादा किस में विटामिन सी मिलता है? तो ऐसे ये कह रहा है कि देखिए फलों और सब्जियों में विटामिन सी मिलता है, लेकिन किस फल और किस सब्जी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है? तो देखिए गोभी में, अगर सब्जियों की बात किया जाए तो गोभी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है, और फलों की बात किया जाए तो संतरे में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो विकल्प सी। प्रश्न 61 देखिएगा, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? तो अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए अनाज और दाल के अंकुरण में, जैसे मान लीजिए कोई चना है, चना को हम लोग भिगो देते हैं, अंकुरित हो जाता है। दाल को भी भिगो देते हैं, थोड़ा अंकुरित हो जाता है अगर वह खड़ा दाल है तो इसमें अंकुरित दाल और अनाज में क्या होता है? विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, और विटामिन सी भी पाया जाता है अंकुरित दाल और अनाज में। तो यह चीज़ ध्यान रखें। और जो अंकुरित दाल और अनाज होता है उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि पकने में कम समय लगता है, उसको पकाएंगे तो कम समय लगेगा। तो यह 3 फायदे हैं, 3 लाभ है इसका, विकल्प से। तो यह कौन सही नहीं है? पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, यह गलत है। तो देखिए बल्कि अनाज और दाल जब अंकुरित हो जाते हैं तो उसमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वह खत्म भी हो जाते हैं। तो यह जो विकल्प सी कह रहा है वह सही नहीं है। प्रश्न 62 देखिएगा, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। प्याज काटते समय किस कारण रोना आता है? सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक के कारण ही प्याज और लहसुन के कारण, प्याज और लहसुन में क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। तो लहसुन से तो नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन प्याज काटते वक्त रोना इसलिए आता है क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैम को जमाने के लिए, तो आप जानते हैं जैम जो होता है ठोस होता है और जमा हो रहता है, तो उसे जमाने के इसमें क्या मिलाया जाता है? नींबू का रस। नींबू का रस मिलाने से जो चेरी जैम होता है वह जम जाता है। अगर इसमें नींबू का रस नहीं होता है तो साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। भाई यहाँ पर नींबू का रस दिया है तो नींबू का रस का मतलब साइट्रिक अम्ल ही है। तो साइट्रिक अम्ल अगर मिलता है तो उसे भी मिला लिया जाता है, या फिर नींबू का रस मिलाया जाता है। और इससे क्या होता है, जो जेली होता है वह जम जाता है। जैसे ही मिलाया जाता है 5 से 6 मिनट का समय लगता है, यह जम जाता है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पैकिंग अपुतित पैकिंग का उदाहरण है? तो अपुतित पैकिंग का उदाहरण कौन सी पैकिंग है? पैकिंग का मतलब जैसे जो खाद्य पदार्थ, जो भी दूध, जैसे मान लीजिए दूध जो लाते हैं मार्केट से, तो वह पैकिंग है, उससे मतलब यही है। तो इसमें कौन है अपुतित पैकिंग का उदाहरण? तो विकल्प जो है डी जो है वो आपका सही है, ए और सी। इनमें टोटरा, पैक्ड डिब्बा और बोतल, दूध की बोतल की जो पैकिंग होती है वह अपुतित पैकिंग का उदाहरण है। दूध की बोतल और टेट्रा पैक डिब्बा, मतलब ए और सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना संद्रण रख सकते हैं? जैम और जेली में कितना संद्रण रखा जाता है चीनी का? तो 65%। विकल्प ए जो है आपका सही है, 65%। प्रश्न 66 देखिएगा, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान। चिपकाने का मतलब पाश्चुरीकरण से, दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है। जैसे हमारे मार्केट से जो अमूल का दूध लेके आते हैं, प्लास्टिक में रहता है,
तो वह पार्श्वीकृत दूध रहता है। तो चिपकाने का मतलब पार्श्वीकरण से है। तो दूध का पार्श्वीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान, तो 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है। मतलब जहाँ भी कारखाने में दूध को जब पार्श्वीकृत करके पैकिंग की जाती है उस दौरान 72 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 70 डिग्री सेल्सियस भी है, तो 70 डिग्री कहिए या फिर 72 डिग्री कहिए, बात वही है। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 30 सेकंड तक, नहीं सॉरी 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है। और जो 15 सेकंड होता है उसे पार्श्वीकृत करके वह पार्श्वीकृत हो जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग हो जाती है। तो यही है 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड तक। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में आयोडीन की मात्रा नहीं लेती हैं तो शिशुओं को क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो विकल्प बी जो होगा आपका वह सही होगा। प्रश्न 68 देखिएगा, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो बनता है दो अमिश्रणीय द्रव। जैसे मान लीजिए दो अमिश्रणीय द्रव कौन सा माना जाता है? जैसे मान लीजिए जो तेल होता है वह भी, तेल जो होता है वह भी द्रव है और पानी भी। तो तेल और पानी का जो मिश्रण होगा वह दोनों अमिश्रित ही रहेंगे, वह जल्दी मिलेंगे नहीं। तो इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसके मिश्रण को इमल्सन कहा जाता है, इमल्सन। तो विकल्प बी होगा। मतलब दो ऐसे द्रव हैं, तरल द्रव हैं जिनको मिलाया जाता है लेकिन वह मिश्रित नहीं होते हैं, ऐसे द्रवों को इमल्सन कहा जाता है। प्रश्न 69 देखिएगा, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। तो आप जानते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह कल्पनात्मक खेल खेलते हैं, दिवा सपने में खोए रहते हैं। तो यह जो विकास होता है वह किस आयु में होता है? तो इसमें 6 वर्ष में यह विकास होता है। कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है बच्चों में 6 वर्ष में। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 70 देखिएगा, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो बच्चों में जो भाषा संबंधी दोष, गलत उच्चारण, अगर कोई बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है तो भाषा संबंधी दोष है, और स्पष्ट उच्चारण भी कर रहा है तो भी भाषा संबंधी दोष है, हकलाता है यह भी भाषा संबंधी दोष है। लेकिन क्या धीरे धीरे बोलना, कोई बच्चा धीरे धीरे बोलता है तो क्या भाषा संबंधी दोष है? तो यह तो दोष नहीं है। तो विकल्प डी। प्रश्न 71 देखिएगा, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? 2 वर्षीय बालक जो होता है वह इतना ज़्यादा विद्वान नहीं होता है, न इतना ज़्यादा समाज में अभी वो घूमा रहता है कि उसके पास शब्दकोश इतने बहुत ज़्यादा आएंगे। तो उसके शब्दकोश में जो होंगे वह अधिक से अधिक 250 शब्द हो सकते हैं। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में कितने शब्द हो सकते हैं? अधिक से अधिक 250 शब्द। प्रश्न 72 देखिएगा, और 250 तो बहुत होते हैं। प्रश्न 72 देखिएगा, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय शुरू होता है। तो यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जन्म के समय से ही बच्चा सामाजिक व्यवहार शुरू कर देता है धीरे धीरे, आप जानते हैं। तो इसमें 72 का बी सही है। 72 का देखिए, हाँ देखिए यह गलत है, यह सत्य माना जाएगा, विकल्प बी। इसकी व्याख्या हम कर देते हैं आपको कि जब कोई बालक सामाजिक पैदा नहीं होता तो वह दूसरों के होते हुए भी अकेला हो जाता है। दूसरों के होते हुए भी अकेला हो जाता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बालक परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज और संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। समाज का एक योग्य नागरिक बनाने के लिए उसे स्वस्थ और सुंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया आवश्यक पड़ती है। तो सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, यह आपका असत्य। मुझे तो लग रहा है ये सत्य है, और लेकिन यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है असत्य है। तो मुझे फिलहाल, क्योंकि पेडागोजी में तो यह सत्य माना जाता है कि सामाजिक व्यवहार तो बालक जन्म से ही शुरू कर देता है। आंखें मिचलाना, जब कुछ भी करना, तो वह थोड़ा बहुत तो उसका शुरुआत तो वहीं से हो जाता है। हालांकि देखिए इसे कहता है कि बुक में ऐसी बात नहीं है कि कुछ बातें अगर आप पहले से जानते हैं तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि बुक में कोई भी, कितनी भी प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की बुक हो, उनमें 100 में से एक गलती अवश्य रहती है। तो इसके बारे में आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह आपका सत्य ही होना चाहिए, विकल्प ए। बाकी आप अपने विचार रख लीजिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय का शामिल है? मतलब जननी सुरक्षा योजना जो सरकार ने शुरू किया है प्रसूतियों को देने के लिए, तो ऐसा क्यों दिया जाता है? तो यह क्यों दिया जाता है? तो यह आप जानें, औषधि की आपूर्ति मतलब औषधियों की जो खर्च होता है, इसलिए जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूतियों को नकद धनराशि दी जाती है। तो विकल्प बी जो होगा औषधि की आपूर्ति। प्रश्न 74 देखिएगा, बच्चों को टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? बच्चों का जो टीकाकरण होता है वह किस केंद्र में होता है? तो आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चों का जो है टीकाकरण होता है।
तो 75 का जो ए होगा वह सही होगा। आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल केंद्र है। मतलब ग्रामीण माँ और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की होती है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो आंगनबाड़ी को कब शुरू किया गया था? 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, 6 वर्ष की आयु के जो बच्चों का पूर्व विद्यालय शिक्षा भी, मतलब 6 वर्ष तक की अगर कहा जाए कि आंगनबाड़ी में कितने साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो 6 वर्ष तक के बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी यह आपकी आंगनबाड़ी की होती है। ठीक है मित्रों। हाँ, एक प्रश्न और है, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, तो बालक का कौन सा आयु वर्ग है जिसमें बालकों को सोचने समझने की क्षमता का विकास होने लगता है? तो 2.5 से 3 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष तक बालक के अंदर मानसिक प्रक्रिया तेज होने लगती है। मतलब बालकों को सोचने और विचारने की क्षमता 2.5 से 3 वर्ष में शुरू हो जाती है। इस आयु में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। वो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु की जानकारी चाहता है। सीखना और क्रियाओं को दोहराना, अनुकरण करना, वस्तुओं का निरीक्षण करना आदि क्रियाओं में वह स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। तो यह तो आप लोग जानते हैं कि 2.5 से 3 साल के बच्चे के अंदर बालक धीरे धीरे उसकी मानसिक क्रिया विकसित होने लगती है और बहुत सारी चीज़ें जो अगर आपके घर में है तो उसका निरीक्षण करने लगता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करने लगता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 2.5 से 3 साल। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यह जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, 3 सीरीज में करा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुक्से का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, और कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मैं पर डे आपको दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।